बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, पोल टू पोल सेपरेशन जो स्मॉल एल जो मैंने दिखा है, इसको कहते हैं बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ। और बार मैग्नेट की एक जो हमें दिखाई देती है वो लेंथ होती है जियोग्राफिक लेंथ, और जो मैग्नेटिक लेंथ होती है तो जियोग्राफिक लेंथ का 5/6 पार्ट होती है, मतलब थोड़ी छोटी होती है। मैग्नेट के बारे में कुछ और बातें भी बताई थी। मैग्नेट की जो मैग्नेटिक पोल्स है उनकी पोल स्ट्रेंथ होती है। पोल स्ट्रेंथ को हम सिंबल एम से डिनोट करते हैं, एम से। एन पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ, एस पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, इन दोनों का प्रोडक्ट मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज एस पोल टू एन पोल, इस डायरेक्शन में ली जाती है, ऑलवेज फ्रॉम एस टू एन, एस पोल से एन की तरफ ली जाती है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है। किसी करंट कैरिंग लूप का भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, किसी करंट कैरिंग कॉइल का भी होता है, किसी करंट कैरिंग सोलेनोइड का भी होता है, बार मैग्नेट का भी होता है। तो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वहां आपको मैग्नेटिक मोमेंट ही मिलेगा। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ होते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट आप जानते हैं एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए बताइए भाई, इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सही बात यही होती है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। थोड़ा मोमेंटम ले हम धीरे धीरे क्लास में। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होती है। तो हमने कहा था पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर। तो लेंथ की यूनिट तो आप जानते हैं किसमें होती है, मीटर में। तो पोल स्ट्रेंथ जिसको स्मॉल एन से लिखा है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर। पोल स्ट्रेंथ होती है तो किसी भी मैग्नेट के पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एक्चुअल में क्या है, उसकी पोल स्ट्रेंथ। तो किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को ये मैग्नेटिक पोल कितना इफेक्टिवली अट्रैक्ट कर रहा है ना, जितना ज्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट कर रहा है दैट मीन्स पोल स्ट्रेंथ हाई है ना। कम स्ट्रेंथ से, कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है दैट मीन्स पोल स्ट्रेंथ कम है। तो उस स्ट्रेंथ के लिए सिंबल है एम, नाम हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ और इसकी यूनिट है एम्पियर इंटू मीटर। तो एम का है ना मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ का वही रोल है जो इलेक्ट्रोस्टेट्स में किसका होता है, चार्ज क्यू का होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम कहते हैं ना पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ए पॉइंट पर बी पॉइंट, तो वहां पर पी हम पढ़ते हैं P इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एम इक्वल टू कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम। तो बार मैग्नेट के बारे में कुछ बातें बताई। कैपिटल एम की डायरेक्शन स्टैंडर्ड है एस टू एन। चलिए, जैसे कि बार मैग्नेट आपको मैंने दिखाया, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m है, ये s पोल है और ये n पोल है लेफ्ट। चलिए चेंज करते हैं, यहाँ पर s पोल है, यहाँ n पोल है, और एक और बार मैग्नेट मैंने यहाँ रख दिया इसी तरह से, बिल्कुल ओवरलैपिंग कंडीशन। और इस बार मैग्नेट का ये s है और ये n है। तो यहाँ पर देख लो s कॉन्साइड कर रहे हैं दोनों बार मैग्नेट के s n पोल, दोनों बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ m, ठीक है। तो इस सिस्टम का इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा बताएं? मैग्नेटिक एक्सिस या हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेट की मैग्नेटिक एक्सिस, यहाँ एंगल 90। तो इस सिस्टम का इफेक्टिव पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, कोई बताए? कोई नहीं बताएगा? मैग्नेट ए, मैग्नेट बी, मैग्नेट ए ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, मैग्नेट बी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम है ना। तो इस सिस्टम का रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, अब बताइए।
हाँ भाई, सफिशिएंट टाइम मिल गया आपको, मतलब नहीं आया। तो इस सिस्टम का इफेक्टिव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा √2m। √2m आपको अभी अभी बताया, m एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन ऑलवेज होती है फ्रॉम s पोल टू n पोल, फ्रॉम s पोल टू n पोल। तो दो मैग्नेट इस तरह से रख दिए कि उनकी मैग्नेटिक एक्सिस म्यूचुअली 90 डिग्री पर है। दैट मीन्स दोनों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यूचुअली 90 डिग्री पर है। अगर दो वेक्टर म्यूचुअली 90 डिग्री पर होते हैं तो हमें पता है रिजल्टेंट क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ 1। किसी भी एक का √2 टाइम्स हो जाता है, पता है ना। रिजल्टेंट दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप इस तरह से पता करते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी का रिजल्टेंट इस तरह से पता करते हैं, है ना। तब जब दोनों 90 डिग्री पर। तो पहले ऐसे क्वेश्चन होते थे और भी क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आपसे पूछ लें 3 बार मैग्नेट हैं आइडेंटिकल, 3 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स, और उनको इस तरह से अरेंज किया कि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। 3 बार मैग्नेट आइडेंटिकल है और उनको इस तरह से अरेंज कर दिया कि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है, आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स। और किस तरह से किया, जैसे ये S है, यहाँ पर N, फिर S, फिर N, फिर ये इसका S और ये इसका N, इस तरह से इनको अरेंज करके रख दिया। तो इस सिस्टम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स मतलब पोल स्ट्रेंथ सेम है, लेंथ सेम है, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा, ठीक है। इस सिस्टम का इफेक्टिव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो कितना होगा, 0 होगा। भाई आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही है, क्यों? रीजन वही बात, 3 वेक्टर हैं और S to N डायरेक्शन होती है। इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ना। यहाँ पर मैंने दो जगह N लिख दिया, N, यहाँ N लिखा है ना, ये ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस बार मैग्नेट का S, तो ये होगा N और ये S to N। तो the 3 magnetic dipole moments are acting as the resultant magnetic moment becomes 0। 0 हो जाएगा, क्योंकि आप किन्हीं भी दो का पता करेंगे ना तो तीसरे के अपोजिट आएगा। जैसे मैं इन दोनों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट फाइंड करूँ तो वो बीच में से पास होगा, यहाँ से पास होगा और मैग्नीट्यूड में सेम होगा, और ये अकेला क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं तीनों आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स मिलके, तो सिस्टम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। लास्ट एक और क्वेश्चन देख लें, इसमें 2 बार मैग्नेट इस तरह से रख दिए जाए, इस तरह से एक बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट वही कह रहा हूँ M, दैट ये M और ये S, आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स, इसके ऊपर एक और बार मैग्नेट रख दिया, यहाँ पर S और यहाँ पर M। चलिए बताइए सिस्टम का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, आंसर आना चाहिए भाई, बताइए सिस्टम का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बताइए। 0. आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम है, बट अरेंजमेंट आप देखें, एक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है तो दूसरे का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है, तो आपने बिल्कुल सही कहा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। तो 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपको अरेंजमेंट दे देते हैं मैग्नेट का और आपको नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता करना होगा। जैसे मैंने 2 मैग्नेट इस तरह से दिए थे कि एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर कुछ इस तरह से दे देते कि एंगल 90 डिग्री नहीं है, कुछ और हो, तो आप क्या करेंगे, जैसे एक बार मैग्नेट है और दूसरा बार मैग्नेट है और दोनों बार मैग्नेट म्यूचुअली एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, इनकी मैग्नेटिक एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं, है ना, तो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, पहली बात, ठीक है। यहाँ पर है N, ये S, ठीक है, S। सर वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है। एक मिनट अभी चेक करते हैं। नहीं भाई वीडियो तो परफेक्ट आ रहा है, वीडियो तो Yes, चल रहा है, sir.
वीडियो इधर तो सही आ रहा है, इसका मतलब आपके वहाँ थोड़ा नेटवर्क लूज हुआ। हाँ, तो आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स को इस तरह से रखा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है। बताइए सिस्टम का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 3m बताइए कितना होगा? m√3 ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 2m, सी ऑप्शन √3m, डी ऑप्शन m। बताइए सर सिस्टम का सी मैग्नेटिक, ऑप्शन। सी ऑप्शन बोल रहे हैं आप शायद, है ना? यस सर। बाकी लोग नाम से बोलना पड़ेगा, अपने आप को बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं। तो बताइए इफेक्टिव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? ये तीन पीछे कौन रह गए? बच्चे पीछे रह गए काफी। हाँ भाई बताइए नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा सिस्टम का? जबकि आपको क्या क्या पता है, किसी भी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ऑलवेज फ्रॉम एस पोल टू एन पोल। मैंने कहा दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट 1 एंड बार मैग्नेट 2, और इनकी मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल है 60 डिग्री। इस सिस्टम का इफेक्टिव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? ऑप्शन है आपके सामने। कुछ पीछे रह गए थे बच्चे, आई थिंक ज्वाइन हो गए। बताइए आंसर बताइए, है ना? अनम्यूट करें अपने आप को और आंसर बताएं। हम ज्वाइन करें। इसका आंसर बताएं और 10-15 जनों का आंसर आएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वेट करते हैं ना, एक जने का आया, काउंट करता हूँ मैं। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 2 जनों का आया, ठीक है। और बस ABCD। नो सर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन चेंज कर लिया आपने, ठीक है। 2 जनों का आंसर आया, बताइए। और सर 2m। 2m, एक और आंसर आया 2m। डी आ गया, सी आ गया, और सेकंड किसी ने बताया था? सेकंड नंबर पे किसने बताया था? क्या आंसर बताया था? सर चिरायु। नहीं, आपने तो अभी बताया। गर्ल कौन बता रही थी? गर्ल की आवाज आई थी सेकंड नंबर पर, किसने बताया? क्या ऑप्शन? ऑप्शन क्या था आपका? सी था। सी ऑप्शन। 2 सी बता रहे हैं और एक डी बता रहे हैं। बाकी लोग चलिए नाम से पूछते हैं, बड़ा टाइम लगा है। बताइए भी, आदेश, अभिषेक कुमार गुप्ता, आप दोनों बताइए पहले। 4 ऑप्शन सामने है, कौन सा सही होगा? सर डी। डी कौन बोल रहा है? ओके, नेक्स्ट अभिषेक कुमार गुप्ता, बताइए ऑप्शन। सर सी। सी ऑप्शन बताइए। और इधर से बीच में से बताइए। कमाल हुसैन। सर बी होगा। बी 2m सोच रहे हैं, ठीक है। और प्रियंका, आप बताइए। प्रियंका जुंगर। ABCD, which one is the correct option? बताइए आप क्या सोचते हैं? जल्दी बताइए भाई, बहुत टाइम लगा दिया। सोच रहे हैं तो अभी बताइए। सी। सी बोल। इधर से नेक्स्ट वानी जिंदल, बताइए आपका ऑप्शन।
सर सी। सी ज्यादा बोल रहे हैं। नेक्स्ट वीना सिंह, आप बताइए। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन लग रहा है। यस गर्ल। यस गर्ल बताइए। यस गर्ल के पास आवाज ही नहीं पहुंच रही है। ओके, तो the correct option is I think B. I think B. उसका रीजन आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए हम भी चेक करते हैं, B होना चाहिए आई थिंक, देखते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्रॉम एस पोल टू एन पोल। तो फर्स्ट बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एस पोल टू एन पोल, ये देख लीजिए। सेकंड बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एस टू एन, ये होगी। और दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, है ना, यहाँ 60 आपको बताया, अब आपको सोचना है इनकी दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होगा 120। तो उनका रिजल्टेंट मिड से पास होता है और उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। 11th में जब वेक्टर पढ़ाते हैं तब ये बताते हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हो पहली बार और उनके बीच का एंगल कितना हो 120 डिग्री, देन द रिजल्टेंट इज सेम इन मैग्नीट्यूड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ, मैं NS चेंज कर देता, यहाँ पर N कर देता और यहाँ S कर देता फर्स्ट बार मैग्नेट का, तो आपका ऑप्शन पॉज हो गई है। ओह माय गॉड, बड़ा जल्दी बोला आप लोगों ने। तो बस इसका ऑप्शन डी सही क्यों होगा वो जस्ट मैंने बताया कि बार मैग्नेट, फर्स्ट बार मैग्नेट के लिए यहाँ हमने कहा था N, यहाँ पर S, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, और S इधर है N इधर है सेकंड वाले का, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में। दोनों मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं है, 120 डिग्री, ठीक है। और दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर का रिजल्टेंट सेम होता है कब, जब उनके बीच का एंगल क्या हो 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू -½ होती है। हाँ, 60 डिग्री एंगल कब लेते, जब यहाँ S होता यहाँ N होता। कुछ गड़बड़ कर दिया ना। हाँ, क्वेश्चन में आप देखिए, पहले मैंने यहाँ क्या लिखा था S और यहाँ पर N, तो S to N, यहाँ पर S यहाँ पर N लिखा था। इनिशियली क्या लिखा था, यहाँ पर S और यहाँ पर N, बिल्कुल सही है, तभी तो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन। अगर मैं कह रहा था S यहाँ पर देता यहाँ N देता तो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होता, आप 60 डिग्री लेते तो आपका ऑप्शन सी सही होता, बट मैंने यहाँ पर S कहा और यहाँ पर N, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट रिजल्टेंट इतना है। चलिए, तो बार मैग्नेट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हमने कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है हमें पता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई, जिसमें एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेट के बाहर वो एन पोल से एस पोल की तरफ होती है और अंदर इनसाइड एस टू एन की तरफ होती है। ओके, ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपसे पूछें व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसकी डेफिनेशन आप चाहें तो लिख लें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन आप लिखते हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन भी होती है। लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। द पाथ, इम्पोर्टेंट बात है ना, the path traveled by a small magnetic north pole
द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ स्मॉल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल which placed in magnetic field which placed in magnetic field सर एक बार वापस रिपीट करना। प्लेस्ड के प्लेस पर आप ड्रॉप्ड भी लिख सकते हैं। द पाथ ट्रेवल्ड बाय स्मॉल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल which placed or dropped in magnetic field freely which dropped in magnetic field freely full stop। इस कॉमा लगा के लिख सकते हैं इस कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो पाथ क्या होता है जिसको नॉर्थ पोल ट्रैवल करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिज्म में आइसोलेटेड नॉर्थ पोल नहीं होता, सिंगल नॉर्थ पोल नहीं होता, बट डेफिनेशन में बस इस डेफिनेशन में कहा जाता है कि अगर सिंगल नॉर्थ पोल हो, एक छोटा सा नॉर्थ पोल हो, मतलब कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का, है ना, तो उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉप कर दें तो वो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो पाथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इलेक्ट्रोस्टेट्स में आप क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट्स में आप लिखते हैं द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हिच ड्रॉप्ड फ्रीली इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस पाथ को ट्रेवल करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिज्म में पॉजिटिव के प्लेस पर आता है नॉर्थ पोल। एक स्मॉल नॉर्थ पोल जिस पाथ को ट्रेवल करता है मैग्नेटिक फील्ड में, वही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने का एक मेथड होता है, कंपास लिया जाता है ना। कंपास में एक मैग्नेटिक निडल होती है जिसका रेड पॉलिश्ड एंड नॉर्थ होता है और दूसरी तरफ साउथ होता है। अगर हम किसी बार मैग्नेट को इस तरह से रख दें और यहाँ उसका एन हो और यहाँ ऐसे, तो ये जो कंपास की निडल इस तरह से हो जाती है जिस तरह से आपको अभी दिख रहा है। ये एन पोल और ये एन पोल रिपेल करते हैं। फिर यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने का मेथड होता है। फिर कंपास को यहाँ से उठाते हैं, है ना, फिर इसको और कहीं रख देते हैं, जैसे यहाँ रख दिया। तो कंपास की निडल हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो जिस तरफ कंपास की निडल का नॉर्थ टिप आता है वहाँ पॉइंट लगाते रहते हैं। फिर यहाँ से उठ के और आगे रख देते हैं। कंपास को आपने यहाँ रख दिया तो निडल का नॉर्थ टिप यहाँ आ रहा है, तो इस टिप नॉर्थ टिप की जस्ट आगे पॉइंट लगाते रहते हैं और आपको एक पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हैं तो फील्ड लाइन मिल जाती है। अगर कंपास को यहाँ रखो तो नॉर्थ टिप कहीं और आएगी, कंपास को यहाँ रखो तो नॉर्थ टिप कहीं और पॉइंट आउट करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनाई जाती है पेपर पर। कंपास को बार मैग्नेट को यूज लेकर। चलिए बताइए भाई आगे टॉपिक क्या करें। ये तो कुछ बातें थी जो मुझे एक्स्ट्रा बतानी है बार मैग्नेट के रिगार्डिंग। बार मैग्नेट के रिगार्डिंग एक दो बातें और है, पहले मैं बता देता हूँ, फिर आपसे पूछेंगे कि क्या करना है ना। फिर कुछ डेफिनेशंस है ना, एक अर्थ के मैग्नेटिज्म को थोड़ा डिस्कस हम करेंगे। तो देखिए अगर बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो कुछ तो आप जानते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट को उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ मास से फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो ऑलवेज एनएस डायरेक्शन में ही रुकती है। ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ डायरेक्शन में रुकती है ना। ये इसका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये साउथ। इसका रीजन भी आपको पता है कि ज्योमेट्रिक नॉर्थ में अर्थ के मैग्नेट का क्या होता है, साउथ, और ज्योमेट्रिक साउथ डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेट का क्या होता है, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ। तो मैग्नेट का साउथ अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। ओके, एक बात तो ये आप जानते हैं बार मैग्नेट से रिलेटेड। अब और बातें सुनिए। अगर किसी बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ आपको पता है, इफेक्टिव लेंथ आपको पता है, पोल स्ट्रेंथ m है, इफेक्टिव लेंथ l है, तो आप इसका कैपिटल M बता सकते हो m इंटू l। अगर इस बार मैग्नेट को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर दें लेंथ के परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, इसको इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर दें, है ना, लेट दिस इज n पोल, लेट दिस इज s पोल, तो दो नए, है ना, डिवीजन बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे देखिए, फर्स्ट पार्ट दिस इज और दिस वन सेकंड पार्ट, दोनों इक्वल साइज के। ठीक है, ये रहा नॉर्थ और ये वाला साउथ कहाँ रहा, ये रहा। बताइए यहाँ पर कौन सा
पोल जनरेट हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ से कट करते हैं South. बाय pole. डिफॉल्ट यहाँ पर ऑपोजिट पोल जनरेट हो जाता है। इस एंड का ये रहा एस, ऑब्वियसली एस इधर आ गया, बट यहाँ पर कहीं ऑपोजिट पोल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं पहली बार, है ना। अब ये जो नए बार मैग्नेट बने हैं छोटे, इनकी इफेक्टिव लेंथ पहले वाले बार मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ की हाफ रह जाती है। पहले इफेक्टिव लेंथ एल थी, अब ये जो दो पार्ट बने इनकी इफेक्टिव लेंथ जस्ट हाफ हो जाती है, बट पोल स्ट्रेंथ उतनी ही रहती है, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती। अगर ये वाला बार मैग्नेट किसी 50 ग्राम आयरन पीस को पुल कर लेता है तो ये दोनों भी कर लेंगे, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती। क्या चेंज हो जाती है? इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ चेंज होने से एक पर्टिकुलर पीस का मैग्नेटिक मोमेंट पहले से हाफ हो जाता है। हाफ होने का रीजन क्या है? बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ। तो आप सोच सकते हैं ये पहले वाले मैग्नेटिक मोमेंट का हाफ क्यों हो जाता है। तो एक प्रॉपर्टी, अगर किसी बार मैग्नेट को उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है, इफेक्टिव लेंथ हाफ हो जाती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाता है। एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, सेम बार मैग्नेट और आपने इस बार मैग्नेट को इस बार इक्वल दो पार्ट में डिवाइड तो किया, बट किस तरह से? लेंथ वाइज we divide the bar magnet in equal two parts along its length के along इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या होता है? पहले इसकी पोल स्ट्रेंथ m थी, इफेक्टिव लेंथ l थी, है ना, इफेक्टिव लेंथ l थी और ये s पोल है। तो अब जो दो नए पार्ट बनेंगे, मैं एक बना देता हूँ। पहली बात तो थोड़ा थिन हो जाएगा मैग्नेट क्योंकि लेंथ वाइज दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। ये फैक्ट्स हैं, है ना, ये फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। और रीजन अब कोई कहे कैसे हो जाते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट करके पता लगता है, एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। तो ये फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है इस केस में, इफेक्टिव लेंथ चेंज नहीं होती, बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसमें भी हाफ हो जाता है, इस केस में भी हाफ ही हो जाता है। रीजन m/2, इफेक्टिव लेंथ तो वही है। तो m डैश क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ। तो पहले जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था उसका हाफ रह जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी बार मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, आइदर परपेंडिकुलर और लेंथ वाइज, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों ही केस में हाफ हो जाता है। फर्स्ट केस में पोल स्ट्रेंथ वही रहती है, लेंथ हाफ हो जाती है। सेकंड केस में पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है, लेंथ वही रहती है। एक प्रॉपर्टी और आपको बता दी रिगार्डिंग बार मैग्नेट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कुछ, है ना, कॉन्सेप्ट यूज आ सकते हैं ये वाले। चलिए अब हम थोड़े अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर लेते हैं कि अर्थ बहुत बड़े ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और अर्थ जिस मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उस मैग्नेट का नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ये हमने बात की थी। This is rotational axis, this is geographic south, this is geographic south, this is geographic north. Okay, this is magnetic axis of earth. तो अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक एक्सिस मैंने बना दी, ठीक है। और उस मैग्नेटिक एक्सिस पर यहाँ पर होता है मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ, और यहाँ पर होता है मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ ऑपोजिट है, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक साउथ होता है, ज्योग्राफिक साउथ की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ होता है अर्थ का। एक इंपॉर्टेंट बात मान लेते हैं, यह है वो अर्थ का ह्यूज मैग्नेट। ऐसा कोई होता नहीं है कि बार मैग्नेट ही है, बट इसको हम इक्विवेलेंट बार मैग्नेट मान लेते हैं, इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। ओके, एंगल आपको बताया था, कोई बताएगा अर्थ की ज्योग्राफिक एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? 11.3 डिग्री। 11.3 डिग्री। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, आप नेट पर देखेंगे तो और डेसिमल के बाद और नंबर भी मिल जाएगा। तो 11.3 डिग्री आपको भी लर्न करना है। ओके,
अब हम इक्वेटर की बात करते हैं। अर्थ के दो इक्वेटर होते हैं। आज तक बच्चे ज्यादातर ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं, है ना, जूनियर क्लासेस में थोड़ी बहुत सोशल साइंस जो पढ़ते हैं, उसमें एक इक्वेटर के बारे में बात की जाती है, और वो इक्वेटर होता है ज्योग्राफिक इक्वेटर। अर्थ की रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन जो अर्थ को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है ना। जैसे मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ और फिर मैं उस प्लेन को बनाऊं, ये है वो प्लेन जो अर्थ को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इस प्लेन को आप क्या कहते हैं? इस प्लेन को आप कहते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर। जियोग्राफिक इक्वेटर। एक और इक्वेटर होता है, बिकॉज अर्थ की एक मैग्नेटिक एक्सिस भी होती है, बिकॉज अर्थ की एक मैग्नेटिक एक्सिस भी होती है, उस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर भी एक प्लेन होगा, और वो प्लेन होता है मैग्नेटिक इक्वेटर। Let this is the perpendicular plane to magnetic axis of Earth. Then the plane is called magnetic equator. मैग्नेटिक इक्वेटर। अब क्यों बता रहा हूं मैं इनको? कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं कि आपको डायरेक्ट चीजें नहीं बताते, वो इनडायरेक्टली आपको कुछ डेटा देते हैं। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। जब ये नाम और ये कहाँ कैसे होते हैं, इनकी ज्योमेट्री अच्छे से पता होती है, तो कुछ जो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है उनसे हम हमारे यूजफुल डेटा है ना निकाल पाते हैं। ओके, अब मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ है ना डिक्लिनेशन, ये कुछ बातें हम कर लेते हैं। तो एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, एक होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, कोई बताइए जब तक मैं लिखता हूँ। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? ज्योग्राफिक ही लिखे हम, ज्योग्राफिक मेरिडियन बताइए। ज्योग्राफिक मेरिडियन एक बात, फिर हम मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करेंगे। कोई बताइए ज्योग्राफिक मेरिडियन। Sir, a vertical plane which passes through the geographic axis of Earth. बिल्कुल ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है, इसलिए मैं कह रहा था कोई बता दो और आपने बता दी तो बिल्कुल ठीक है। सेम डेफिनेशन आती है मैग्नेटिक मेरिडियन की, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस। डिफरेंट प्लेस पर वर्टिकल प्लेन डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से हम बात कर लें, अर्थ तो स्फेरिकल है, जैसे डस्टर एक क्यूबॉइड है, ठीक है। तो इसका एक प्लेन इधर है राइट साइड में, तो राइट साइड में वर्टिकल प्लेन क्या होगा? तो यहाँ पर कोई चीज नहीं है, चलिए इस मोबाइल को ही ले लेते हैं, ये मेरे लिए प्लेन है। तो इसके डस्टर के इस राइट फ्लैट सरफेस के लिए वर्टिकल प्लेन ये हो गया वर्टिकल प्लेन। इसके टॉप वाले सरफेस के लिए वर्टिकल प्लेन क्या होगा? तो वो ये होगा, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड वाले फेस के लिए वर्टिकल प्लेन क्या होगा? तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से वर्टिकल प्लेन, इस तरह से। अर्थ स्फेरिकल है, इसमें भी आप देख लें, इस वाले पोर्शन पर वर्टिकल प्लेन कुछ अलग तरीके से होगा, यहाँ इस प्लेस पर वर्टिकल प्लेन कुछ अलग तरीके से होगा। हर प्लेस का वर्टिकल प्लेन कुछ अलग होता है ना। और एक प्लेस पर आप इनफाइनाइट वर्टिकल प्लेन बना सकते हैं। इस प्लेस पर मैं इनफाइनाइट वर्टिकल प्लेन बना सकता हूँ, इनफाइनाइट परपेंडिकुलर होना चाहिए बस, ओके। तो उन इनफाइनाइट वर्टिकल प्लेन में से एक प्लेस पर एक प्लेन ऐसा होगा जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगा, तो उस प्लेन को हम कह देंगे उस प्लेस का मैग्नेटिक मेरिडियन। सेम एक प्लेस पर, जैसे आप जहां पर हैं अभी, जहां बैठे हैं वहां आप खड़े हो जाए और वहां पर बहुत सारे वर्टिकल प्लेन आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। ये प्लेन वर्टिकल है, यहाँ पर ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल, ये सब वर्टिकल प्लेन्स हैं यहाँ पर, है ना। और इसको मैं अगर इंक्लाइन कर दूं तो अब ये वर्टिकल प्लेन नहीं है, इस कंडीशन में ये वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस से 90 डिग्री पर है ये प्लेन, कैसे भी रख सकते हैं। तो इनफाइनाइट प्लेन बन जाते हैं एक प्लेस पर, इनफाइनाइट वर्टिकल प्लेन्स। उनमें से सिंगल एक यूनिक प्लेन होता है जो या तो अगर ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा अगर ज्योग्राफिक एक्सिस से पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा अगर मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है ना। एक होता है एंगल ऑफ डिप, याद आया कुछ डेल्टा? एंगल ऑफ डिप इंपॉर्टेंट है काफी।
एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बताया था, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है पहले ये बता दो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। Sir, angle between geographic meridian and magnetic meridian. इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल, इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल, ठीक है, वो तो होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम लिखते हैं क्या, कि किसी प्लेस पर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल की एक्सिस हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है वही होता है एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। उसको कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बेटर है। एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन, अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, किसी प्लेस पर अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है वही है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी इसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये यूजफुल कुछ टर्म्स है, 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं इससे। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए हम एंगल ऑफ डिप ये वर्ड भी यूज लेते हैं। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म को है ना थोड़ा प्रैक्टिकली समझना होता है, रीडिंग करने से काम चलता नहीं है, इतने सारे टर्म्स है कंफ्यूज होते हैं। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है। लाइक एक टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, लाइक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसके लिए सिंबल क्या लिया था गाइस, बताइए, आई लिया था, एम लिया था, क्या लिया था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और इसकी यूनिट आपने लिखी एम्पियर अपॉन मीटर। तो एक तो ये टर्म आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है, आइदर कोई करंट कैरिंग सिस्टम जनरेट कर रहा हो या कोई मैग्नेट जनरेट कर रहा हो, ध्यान से सुन लो, अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा हो, या तो आर्टिफिशियली मतलब करंट कैरिंग सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो उसके भी मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। सोलेनॉइड हो, कोई कॉइल हो, करंट कैरिंग लूप हो, आइदर कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी है, वो भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है, क्योंकि वो भी एक करंट लूप की तरह बिहेव करता है। तो करंट कैरिंग सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, वन थिंग। मैग्नेट्स का भी एक है ना, परमानेंट मैग्नेट्स के भी मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो आइदर मैग्नेट और करंट कैरिंग सिस्टम मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जहां होता है वहां मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, और उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, उसका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट भी है, तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के वॉल्यूम से कैपिटल एम को डिवाइड दे दें तो जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब मैंने बताया था कि इसको हम पढ़ते क्यों हैं, तो इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ए बी सी, लेड सी, तो ये 3 सब्सटेंसेस है, उसको हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचा दिया। वी पुट दीज 3 सब्सटेंसेस इन अ सेम मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना। इन तीनों सब्सटेंसेस का वॉल्यूम भी इक्वल है, लाइक कैपिटल वी सेम है। अब हम चेक करते हैं कि इनके मैग्नेटिक मोमेंट कितने आ रहे हैं। तो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, इसका मतलब उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है। ये तो मैंने स्पेशल केस बता दिया कि सबके वॉल्यूम सेम है। अगर वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट हो तो फिर आपको डिवाइड करके आई पता लगाना पड़ता है। तो पहले फर्स्ट सब्सटेंस के लिए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट होगा, पता लगाएंगे। सेकंड सब्सटेंस, थर्ड सब्सटेंस, सभी के मैग्नेटिक मोमेंट पता लगाएंगे और इंडिविजुअल सब्सटेंसेस के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जिस सब्सटेंस की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है तो हमें पता लग गया उसके यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, और जिस सब्सटेंस के लिए आई की वैल्यू कम है तो हमें पता लग गया उसके यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट कम है। तो डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए इन टर्म्स की जरूरत होती है, जिसमें एक है सबसे इंपॉर्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
एक आपको बताया था मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच के बारे में कुछ बताया था, एच फील्ड है ना। एक तो आई काम का है, एक एच बहुत यूजफुल है। या एच फील्ड और एच फील्ड। यस स्टूडेंट कुछ बताइए, एच फील्ड बताया था कुछ B by mu. है ना। तो अभी बात करते हैं फॉर्मूला क्या है। आई होता है एम्पियर अपॉन मीटर में। एच की बात करें, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, तो मैंने आपको इसको समझाने के लिए कहा था एक सोलेनॉइड है ना। सोलेनॉइड में आपने करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करते अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। और लेट सोलेनॉइड के अंदर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, एयर भी नहीं है, तो वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट हो गया, म्यू नॉट एन आई। तो ये होता है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। कब? जब आई करंट फ्लो किया सोलेनॉइड के लिए, यूनिट लेंथ में टोटल नंबर ऑफ, यूनिट लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ सोलेनॉइड। बी नॉट लिखा है वैक्यूम के लिए है ना, तो यहाँ पर बी नॉट अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा एन आई। इस एन आई को हम कहते हैं एच, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इस एन आई को हम कहते हैं, क्योंकि ये एन आई इस पर डिपेंड करता है ओनली करंट पर, तो ये और भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हो गई एच, ओनली करंट पर। हाँ, अगर इस सोलेनॉइड के अंदर आप ध्यान दें, अगर इस सोलेनॉइड के अंदर कोई मटेरियल रख देते, कोई मैग्नेटिक मटेरियल, और वही करंट फ्लो करते आई, तो अब मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, तो वो होता म्यू एन आई। वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड था बी नॉट, वैक्यूम के लिए परमिटिव आप जानते हैं म्यू नॉट। अगर मीडियम है तो मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, तब भी बी अपॉन म्यू क्या होगा, एन आई। तो एन आई वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है, करंट की वैल्यू पर। तो एन आई को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड और एच फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और एच फील्ड। दिस फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। जबकि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जिसको आपकी बुक में मैग्नेटिक इंडक्शन से भी लिखा होगा, तो कैपिटल बी को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हम कहते ही हैं। ये मैग्नेटिक इंडक्शन मीडियम पर भी डिपेंड करता है, मीडियम पर भी डिपेंड करता है, करंट के साथ साथ मीडियम पर भी डिपेंड करता है। एच की यूनिट क्या होती है, Ampere upon meter. है ना, याद आ गया होगा एम्पियर अपॉन मीटर, क्योंकि हमें पता है स्मॉल एन की भी यूनिट होती है मीटर इनवर्स, है ना, क्योंकि स्मॉल एन होता है कैपिटल एन अपॉन एल। तो स्मॉल एन की यूनिट होती है मीटर इनवर्स, कैपिटल एन एक प्योर नंबर है, ये लेंथ है मीटर इनवर्स, और आई एम्पियर में, तो एम्पियर अपॉन मीटर होती है एच की यूनिट, क्योंकि एच होता है एन आई। तो एक और बात हो गई, इंपॉर्टेंट बात हो गई एच की। इसके बाद आपको एक बात बताई थी, आई थिंक सस्केप्टिबिलिटी, कुछ बताया मुझे, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी है ना, और फिर आपको शायद म्यू आर बताया होगा। बताइए सस्केप्टिबिलिटी। I by H. बिल्कुल सही, तो पहले आई पढ़ाया जाता है, उसके बाद एच पढ़ाया जाता है, और फिर सस्केप्टिबिलिटी। सस्केप्टिबिलिटी होती है आई बाय एच, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड सस्केप्टिबिलिटी, ऐसा भी कह सकते हैं। और रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। तो ये पढ़ते क्यों हैं, वही डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करने के लिए इन टर्म्स को डिस्कस किया जाता है ना। काफी है ना, इजी हो जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना इन टर्म्स में, है ना। मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी यूनिट लेस होती है, ये रीजन आपको पता लग गया। यूनिट लेस होने का रीजन आई एच दोनों की यूनिट एम्पियर अपॉन मीटर है, सेम है। लास्ट एक पढ़ते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी, परमिएबिलिटी भी बोलते हैं इसको, है ना। मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सर बोलिए सर वो सोलेनॉइड वाला डेरिवेशन एक बार बता दो ना। सोलेनॉइड वाला मतलब करंट कैरिंग Current carrying सोलेनॉइड एज अ बार solenoid. मैग्नेट, यस सर। करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट, है ना, उसकी बात कर लेते हैं। पहले एक
और बात करनी थी, देखिए इसमें जब हम ये टर्म्स पढ़ रहे हैं तो इनमें रिलेशन भी तो आता है। मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है, कीजिए थोड़ी हेल्प। एक फॉर्मूला आता है ना, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एन। Yes, sir. म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एन। तो इसका छोटा सा डेरिवेशन भी होता है कि जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम क्या होता है, तो वो होता है म्यू नॉट एच। अब ये भी बताया था ना, म्यू नॉट एन आई, एन आई के प्लेस पर एच लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है म्यू आई। आपको याद होगा एच की यूनिट आई की यूनिट सेम है, अब ये भी बताया था। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, एक्सटर्नल करंट से, सोलेनोइड के करंट से। और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाता है या टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है इनका वेक्टर सम। वेक्टर सम यहाँ से प्रोग्राम चालू कर देते हैं। फिर आप इस बी के प्लेस पर क्या लिखते हैं भाई, मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या लिखोगे, Mu H. म्यू एच लिखोगे, ऑब्वियसली म्यू एच लिखोगे, ठीक है। आई थिंक आपको कहा था म्यू नॉट कॉमन लो, आई प्लस एच प्लस आई, यहाँ पर म्यू एच। फिर क्रॉस डिवाइड याद है, क्रॉस डिवाइड म्यू अपॉन म्यू नॉट 1 प्लस आई अपॉन एच, है ना। एच को मैंने इधर डिवाइड कर दिया तो एच अपॉन एच 1, आई अपॉन एच 2। आई अपॉन एच क्या होता है, काई एन, और म्यू अपॉन म्यू नॉट रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो सबसे काम का है। किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचा देते हैं तो सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वेक्टर सम ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। इसका ध्यान रखना, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। हाँ, एक टॉपिक है बड़ा, बार मैग्नेट और सोलेनोइड को कंपेयर कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली तो आप करंट कैरिंग सोलेनोइड को भी फ्रीली सस्पेंड कर दो। करंट कैरिंग सोलेनोइड को अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो भी एनएस डायरेक्शन में ही रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह। थ्योरेटिकली कैसे बताओगे, थ्योरेटिकली बताने के लिए एक डायग्राम से बात को समझे भाई। जब ये डेरिवेशन कराते हैं बिल्कुल रनिंग क्लास में नोट्स लिखवाते हुए, तो एक क्लास भी छोटी पड़ जाती है। अभी हमको 5 to 10 मिनट्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने। तो लेट ये एक सोलेनोइड है जिसकी टोटल लेंथ L है। इसके बिल्कुल सेंटर को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लेता हूँ, लेफ्ट को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मान लेता हूँ। तो ये जो एंड है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा -L/, मैंने कहा इसको ओरिजिन माना है, टोटल लेंथ कितनी है L है, ठीक है। इसके राइट एंड को मैं क्या मान लेता हूँ +L/, है ना, क्योंकि टोटल लेंथ L है और ये मिड पॉइंट है, पहली बात। अब इस सेंटर से हम यहाँ पर सोलेनोइड की एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं, एक थिकनेस लेते हैं dx। हमें पता है सोलेनोइड पर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, है ना। लेट सोलेनोइड की लेंथ है L, सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो स्मॉल n होता है कैपिटल N अपॉन L, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। तो ये जो dx थिकनेस है, इस dx थिकनेस में भी तो कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, वो कितने होंगे, तो वो होंगे n dx, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ इनटू सम लेंथ। तो dx क्या है, सोलेनोइड की ही थोड़ी सी लेंथ है, इसमें भी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स। लेट सोलेनोइड में I करंट फ्लो किया जा रहा है, हर टर्न कितना करंट है, किसी भी टर्न में I करंट, ठीक है। एक और बात, अब ये जो सोलेनोइड की एक्सिस है, एक्स एक्सिस सोलेनोइड की एक्सिस मैंने मान ली। सोलेनोइड के सेंटर से यहाँ पर आउटसाइड कोई P पॉइंट है और O का P से डिस्टेंस है लेट R डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो मैंने dx थिकनेस ली है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इस dx थिकनेस की x डिस्टेंस है, सेंटर O से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस dx थिकनेस की स्ट्रिप P पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, तो ऑब्वियसली R माइनस एक्स, ट्रू। थोड़ा सा एक्सीलेंसी हो जाती है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मुझे आप बिल्कुल आधी नींद में उठा के भी ये कराओ तो भी मैं फटाफट ही कर दूंगा इसी स्पीड। यस गाइस, R माइनस एक्स ट्रू,
dx थिकनेस का इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। और हम क्या पता करेंगे, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे, और वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा बार मैग्नेट से आता है। आप पूछेंगे बार मैग्नेट से कैसा आता है, तो वो कुछ ऐसा आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आता है, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यू। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना 2 के पी अपॉन आर क्यू, उस तरह से बार मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग सोलेनॉइड की एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आता है। जब ये आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड किस तरह से बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, मतलब बार मैग्नेट की तरह। तो इंपॉर्टेंट काम था डायग्राम। अब देखिए ये जो थिकनेस है इसमें कितने टर्न्स हैं, एन डी एक्स। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? काफी दिन से आपकी आवाज भी नहीं है। ऑडियो वीडियो सही चल रहा है? बताएं। Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट कुछ मिनट्स और ये टॉपिक लास्ट जो आपको दिख रहा है इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, हम प्रूव करेंगे कि एक बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली तो आपको उसको सस्पेंड करना पड़ेगा, थियोरेटिकली कैसे प्रूव करते हैं वो हम देख रहे हैं। तो मैंने एक dx एलिमेंट लिया है, इसका इंपॉर्टेंस है बार बार कह रहा हूँ। इस dx थिकनेस में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ये आपके सामने पहली बार n dx नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। अब ये n dx नंबर ऑफ टर्न्स अपनी एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। ऑब्वियसली इसमें भी क्या है, सर्कुलर टर्न्स ही तो है। तो ये सर्कुलर कॉइल हो गई, और सर्कुलर कॉइल के सेंटर से p पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r माइनस। सोलेनॉइड का सेंटर तो कुछ और है, हम इस dx थिकनेस की कॉइल को देख रहे हैं जिसमें कुछ टर्न्स हैं, n dx टर्न्स है, ठीक है। और इसके सेंटर से p पॉइंट का डिस्टेंस भी हमें दिख रहा है। तो किसी करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं। लेट dv be the magnetic field intensity at point p due to this dx thickness। तो dv क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। तो इसकी रेडियस कुछ मान लें a स्क्वायर, म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2 बिग ब्रैकेट है ना, r स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। लेट ये सेंटर है o डैश, तो o डैश से p तक का डिस्टेंस क्या है, r माइनस एक्स। और होल पावर क्या होती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3/2। ये फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला है किसी करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का। जबकि करंट कैरिंग कॉइल की रेडियस a है, करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट p का डिस्टेंस r माइनस एक्स है जो यहाँ लिखा जाता है, और ये वही कॉइल की रेडियस। बिल्कुल सही है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वही फॉर्मूला है, b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक, सेंटर नहीं, करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक। अब ये इस कॉइल की तरह बिहेव कर रही है, इस कॉइल के सेंटर से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सप्रेशन से आता है। अब इसमें कुछ चेंजेस हम करते जाते हैं। लाइक अगर मैं ऊपर पाई से प्रोडक्ट कर दूं, पाई से प्रोडक्ट कर दिया तो पाई a स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया ये लीजिए, पाई a स्क्वायर को मैंने a लिख दिया, नीचे वाला पाई एज इट इज, ठीक है। 2 से प्रोडक्ट 2 से डिवाइड, 2 से प्रोडक्ट 2 से डिवाइड करते हैं, नीचे 2 का 4 हो गया, ऊपर 2 एक्स्ट्रा हो गया। तो मुझे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दिख रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दिख रहा है। तो dB इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। आई ए ऐसा का ऐसा डिनोमिनेटर में, बिकॉज सोलेनॉइड की रेडियस जो होती है वो डिस्टेंस r के कंपैरिजन में स्मॉल होती है एक बार, तो स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर नियरली इक्वल टू 0 मान लिया जाता है, नेग्लिजिबल। तो r के कंपैरिजन में a बहुत छोटा है, a का स्क्वायर और छोटा है, तो उसको नियरली इक्वल टू 0 एज्यूम कर दिया। एक और बार ये जो dx थिकनेस हमने ली है ये O के बहुत पास में ली है, इसका मतलब x की वैल्यू भी r के कंपैरिजन में स्मॉल है। अगर x r के कंपैरिजन में स्मॉल है तो x को ही नेग्लिजिबल मान लें, तो इसका मतलब जो ऐड हो रहा था उसको भी नेग्लिजिबल मान लिया और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको भी नेग्लिजिबल मान लिया।
ए को भी हटाया, साथ में एक्स को भी रिमूव कर दिया, स्मॉल है इसलिए, तो बचा क्या, ओनली आर का स्क्वायर। आर के स्क्वायर का 3/2 पावर है, 2 से 2 कैंसिल, तो नीचे क्या आएगा, आर क्यूब, आर क्यूब है ना। एक और बात, इसमें कुछ बात और लिखनी थी, वो क्या, नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन हमने सिंगल टर्न के लिए भी कहा, लेकिन हमने पहले ही बात कर ली थी, dx थिकनेस में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n dx, तो जितने टर्न्स होते हैं उससे प्रोडक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही नंबर ऑफ टर्न्स से प्रोडक्ट कर, यहाँ पर सिंगल कॉइल के लिए अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो हम यहाँ पर भी n से प्रोडक्ट करते हैं, तो जितने टर्न्स हो उससे प्रोडक्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी कर दिया। पहले मैंने सिंगल टर्न के लिए लिखा था और नंबर ऑफ टर्न से प्रोडक्ट कर दिया। इस dx थिकनेस में कितने टर्न्स हैं, n dx टर्न्स है, तो उससे प्रोडक्ट करना भी जरूरी था, ये नीचे प्रोडक्ट कर दिया। अब अगर मैं L से, चलिए पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट एंड से राइट एंड तक। तो ये dx थिकनेस कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, पूरे सॉलिडॉइड की लेफ्ट पोजीशन से राइट पोजीशन तक कहीं भी ले सकते हैं आप dx को। तो आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा B, टोटल मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट एंड से राइट एंड तक, लेफ्ट एंड से राइट एंड तक, -L/2 से +L/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। कांस्टेंट टर्म है 2 ब्रैकेट में μ0/4π IA स्मॉल n अपॉन r3, ये तो सब कांस्टेंट। तो बचा क्या अंदर, ओनली dx -L/2 +L/2। dx का इंटीग्रेशन होगा x, और x पर आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे -L/2 से +L/2 तक। तो x पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, है ना। तो L/2 माइनस माइनस प्लस L/2, L/2 प्लस L/2 L, L/2 प्लस L/2 L, और L इंटू n क्या होगा, जल्दी बताइए कोई। Yes, sir. दिन को क्या बच्चे खाना वाना खा के बैठते हैं, बड़ा नींद आती होगी, आवाज बहुत नींद आती है। तो स्मॉल n इंटू स्मॉल l कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ लिख दो। मैं पहले भी कह रहा था, जब हम फेयर पूरा नोट्स बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बात को समझने में, रिवीजन में टाइम बहुत कम लगता है। ओके, NIA बन गया ना, NIA कैसे भी करें। NIA क्या होता है, कुछ याद आ रहा है, NIA, क्योंकि रिवीजन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो पूछूंगा आपसे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, करंट कैरिंग सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये जो एक्सप्रेशन अब आपके सामने है, ये किस तरह से है, तो जैसे कोई मैग्नेटिक डाइपोल अपनी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा हो, जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल अपनी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है 2kT/r। ध्यान से देखिए, तो k के प्लेस पर यहाँ क्या है, μ0/4π। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का k क्या होता है, 1/4πε0। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ये वही डिस्टेंस है जो मैग्नेटिक डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट का होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट का होता है। तो इस तरह से ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, क्योंकि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है अपनी एक्सिस पर, अपनी एक्सियल पॉइंट पर, उसके जैसा आ रहा है। तो इस एक्सप्रेशन से फाइनली पता लग जाता है कि यस, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, लाइक अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के यूजफुल टॉपिक्स तो हो गए, एक मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस वाली बात रह गई, एक साथ अब आपको ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। टेस्ट संडे को होगा चैप्टर नंबर 5 और 6 का, और टेस्ट 2 पार्ट में होगा। ऑब्जेक्टिव अलग लूंगा मैं, जिसका रिजल्ट हाथों हाथ मिल जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए आपको व्हाट्सएप जैसे करते हो वैसे करना होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी की क्लास को हम यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।